नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव में पीएम मोदी की एंट्री, समस्तीपुर और बेगूसराय की रैली से कांग्रेस आरजेडी पर जमकर बरसे। महागठबंधन को कहा अटक दल, लटक दल, भटक दल, झटक दल, पटक दल। तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी को लेकर महागठबंधन में बवाल। अब मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने की उठ रही मांग, तो तेजस्वी यादव ने भी तेज की चुनावी प्रचार। ट्रेड डील पर ट्रंप को भारत का दो टूक जवाब। पीयूष गोयल ने कहा कोई हड़बड़ी नहीं, बंदूक की नोक पर समझौता नहीं करते। संयुक्त राष्ट्र के 80वें स्थापना दिवस पर जयशंकर ने कही बड़ी बात। बोले ऑल इज नॉट वेल विद द यूएन, पाकिस्तान को लपेटा, अमेरिका को भी नहीं छोड़ा। अमेरिका से मिला धोखा तो भारत पर भरोसा दिखाने लगा कनाडा। एआई समिट के लिए आ सकते हैं पीएम कार्नी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार चुनाव में पीएम मोदी की एंट्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार अभियान का आगाज आज से कर दिया है। समस्तीपुर और बेगूसराय में पीएम मोदी ने बड़ी रैली को आज संबोधित किया। सबसे पहले आज समस्तीपुर पहुंचकर पीएम मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के परिवार वालों से मुलाकात भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। उसके बाद अपनी चुनावी रैलियों के दौरान कांग्रेस आरजेडी पर जमकर बरसे। महागठबंधन पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये लाठियां भांज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार ने जंगलराज को सुशासन में बदल दिया और अब समय आ गया है कि सुशासन को पूरे बिहार में समृद्धि में बदला जाए। पीएम मोदी ने आरजेडी को अहंकारी बताया और जोर देकर कहा कि आरजेडी परिवार बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और इसके अधिकांश सदस्य कोर्ट से जमानत पर बाहर है। साथ ही पीएम मोदी के साथ साथ अलग अलग रैलियों के दौरान अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी के तमाम नेता महागठबंधन पर जमकर बरस रहे हैं। आज से तो बिहार चुनाव में पीएम मोदी की एंट्री भी हो गई है। जहां जहां पीएम मोदी प्रचार करते हैं, एक अद्भुत नजारा नजर आता है। आज भी भारी भीड़ देखी गई। पीएम के प्रचार का असर चुनावी नतीजों में क्या पड़ेगा? देखिए, पीएम के प्रचार का असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि ये जो एनडीए है वो उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको पता है कि जितने क्राउड पुलर प्रधानमंत्री मोदी हैं, कम से कम आज की तारीख में भारत में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इतना क्राउड पुल कर सकता है। और बात सिर्फ क्राउड पुल करने की नहीं है, बात विश्वास करने की भी है। भारत के लोगों का एक विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, और वो आप देखेंगे जहां भी वो जाते हैं लोग वहां पे बिल्कुल जुट जाते हैं। अब बिहार में जो प्रधानमंत्री की जो रैलियां हुई हैं, उसमें उन्होंने एक दो चीजों को बड़ा स्पष्ट किया है। उन्होंने बिहार के लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि भाई किस तरह से ये जो महागठबंधन है वो और इसके जो नेता हैं वो कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री ने ये बताया कि भैया जो जंगल राज है जो था लालू और राबड़ी के दौर में, वो वापस आएगा। और उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि ये लोग न सिर्फ भ्रष्टाचारी हैं, और ये लोग न सिर्फ इन्होंने पैसे की धांधली की है, बल्कि अब वो क्या कर रहे हैं, चुराना इनकी प्रवृत्ति है। देखिए, इन्होंने जैसे लालू जी ने जानवरों का चारा चुराया, लैंड फॉर जॉब स्कीम में जो नौकरियां दी उन्होंने, उसके बदले में जमीन लिया, जमीन चुराया। और अब वो क्या कर रहे हैं कि अब वो टाइटल्स भी चुरा रहे हैं। जैसे जननायक की टाइटल है कर्पूरी ठाकुर का, वो भी वो चुरा रहे हैं। साथ में प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि इनकी जो मूल प्रवृत्ति है वो हिंसा की है, मारधाड़ की है। तो आप उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से आजकल जो प्रचार वो कर रहे हैं, जो कंटेंट है उसमें, वो देखिए, वो हिंसा की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद लालटेन हैं, तेजस्वी तेल हैं, ये मिलकर के विरोधियों को जला देंगे। ये प्रवृत्ति अभी सरकार बनी नहीं है।
अभी ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, उसके पहले आप इनकी भाषा को देखिए। तो अगर गलती से भी आपने इनको वोट दे दिया और अगर ये वापस आ गए तो सोचिए बिहार में किस तरह की स्थिति होगी, किस तरह से हिंसा का तांडव वहां पे होगा। तो प्रधानमंत्री ने इस बात को बताया है कि भाई किसी भी हाल में बिहार के लोगों को ये जो ठगबंधन है या महागठबंधन है, इनको वोट नहीं देना चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट किया, उन्होंने समझाया कि भाई किस तरह से ये आपके साथ छलावा करेंगे। और लेकिन अगर आपने इनको वोट दिया तो ये वही तेजस्वी यादव है जो लालू यादव के पुत्र हैं, और वही जंगल राज जो 15 साल तक बिहार में था, उसकी वापसी होगी। जी, तो एनडीए की तैयारी पूरी नजर आ रही है और महागठबंधन बिखरता ही जा रहा है। तेजस्वी के सीएम उम्मीदवार पर बवाल बढ़ रहा है, महागठबंधन में असंतोष नजर आ रहा है और नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम तो खुलकर कह रही है कि 2% वाले नेता को डिप्टी सीएम और 18% वोट वाले मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएंगे। कई मुस्लिम समुदाय भी इस मसले को उठा रहे हैं कि जब अति पिछड़ी जाति से सहनी के नाम की घोषणा हुई तो साथ में मुसलमान डिप्टी सीएम की भी घोषणा हो सकती थी। तो वहीं तेजस्वी यादव भी प्रचार में जुट गए हैं। प्रचार के दौरान बिहार की जनता से झूठे वादे कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने मन से घोषणा करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनी तो 20 महीने में रेयाम चीनी मिल को चालू करवाऊंगा। सर, महागठबंधन में क्या चल रहा है? देखिए, महागठबंधन की स्थिति अब ये हो गई है कि कोई भी उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि हम ये चीनी मिल को चालू करवाएंगे, तो भाई आपके पास मौका तो था ना, 2 बार आप उप मुख्यमंत्री रहे वहां के। तो आपने चीनी मिलों को खुलवाने के लिए क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। और जैसा हम लोग कल से ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जब से उनको सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है तब से एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। एक तो जो पुराना जंगल राज है उसका खौफ लोगों के मन में फिर से आ गया है, और खास करके इनकी जो बयानबाजी हो रही है और प्रचार के लिए इन लोगों ने जो ऑडियो विजुअल जो कंटेंट तैयार किया है उसमें इस तरह की धमकी की भाषा का प्रयोग किया गया है कि लोगों को अभी से डर लगने लगा है। तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो एनडीए ये बताएगी, उनको बता रही है कि अगर व्यक्ति मुख्यमंत्री बना तो फिर से आपका जीवन वैसे ही असुरक्षित हो जाएगा। बिहार की महिलाओं के सम्मान पर, उनकी इज्जत पर उसी तरह का खतरा पैदा हो जाएगा जैसे 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल में था। और जैसा आपने कहा, ये जो माइनॉरिटीज की बात है, मुसलमान वहां पे बहुत ही दुखी हैं। उनका ये कहना है कि भाई हम हमेशा से आपके साथ रहे। किस कॉम्बिनेशन की बात होती है राजद की? M और Y कॉम्बिनेशन की। यादव वहां पे 14% है और मुसलमान तकरीबन 18% है। भाई यादव का मुख्यमंत्री होगा और ये 2-3% वाले, ये जो मुकेश सहनी है, वो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो मुसलमानों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना। तो एक तरह से उनके ऊपर आरोप ये है कि तेजस्वी यादव जानबूझकर मुसलमानों की अनदेखी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एमआईएम ने कहा है कि ये क्या करती है राजद कि मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाती है। कह रहे भाई हमको वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी सत्ता में और फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। ये डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेने का प्रयास करती है राजद। तेजस्वी भी आज वही कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, मुसलमानों को अगर सम्मान वो देना चाहते, तो जिस दिन ये घोषणा हुई थी कि तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे महागठबंधन की तरफ से, और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो किसी मुसलमान का भी नाम आगे किया जाता। अगर नाम आगे नहीं भी किया जाता तो ये कहा जाता कि निश्चित रूप से उसी मन से कहा जाता। देखिए, उन्होंने बाद में कहा, जब काफी आलोचना हुई तो उन्होंने कहा कि और भी उप मुख्यमंत्री होंगे और मुसलमान भी हो सकते हैं। लेकिन पहले तो सम्मान उनको मिलना चाहिए था ना। उनका यह कहना है कि भाई हम 18% है, हम तो यादवों से भी ज्यादा है, तो कम से कम इसकी घोषणा मन से ही होनी चाहिए थी। देखिए, इससे जो असंतोष बढ़ रहा है ना, तो ये जो MY कॉम्बिनेशन है, जो उनका वोट बैंक है, उसमें भी सेंध लग सकती है और लोग निराश होकर के, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि चुनाव के दिन आपके जो मतदाता हैं उनमें कितना उत्साह होता है। अगर वो निराश हो गए तो वो निकलकर बड़ी संख्या में बूथ तक नहीं जाएंगे और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। राजद में जिस तरह का असंतोष है, तो टिकट के वितरण को लेकर के जिस तरह की मनमानी तेजस्वी यादव ने की है, और राजद के अंदर भी जो आरोप लग रहे हैं संजय यादव पे, शक्ति यादव पे, उन्होंने बिल्कुल तेजस्वी को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, और जो लंबे समय से जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकट नहीं मिल रहा है। एक तो वो चीज हो गई, यादवों में फूट पड़ गई है। आप ये समझिए, यादव भी बहुत खुश नहीं है उनसे। संजय यादव चूंकि हरियाणा के रहने वाले हैं और उन्होंने जिस तरह से अपनी पकड़ बनाई है, तो बिहार के यादवों में उसको लेकर के बड़ा रोष है। और दूसरे ये जो मुस्लिम हैं वो इस बात को लेकर के नाराज हैं कि भाई आपने सहनी को 2% वाले को उप मुख्यमंत्री का पद देने का फैसला कर दिया, लेकिन आपने हमारी अनदेखी कर दी। ये रोष अगर बढ़ता रहा तो चुनाव में
राजद को और महागठबंधन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी, अब बात ट्रेड डील पर भारत की दो टूक की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत पर कोई भी देश, खास करके अमेरिका, व्यापारिक समझौते के लिए दबाव नहीं बना सकता है। उन्होंने साफ कहा कि भारत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी डेडलाइन या दबाव में निर्णय नहीं लेगा। गोयल ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित बर्निंग ग्लोबल डायलॉग में कहा कि हम अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में सौदे नहीं करते और ना ही किसी के सिर पर बंदूक रखकर डील करते हैं। पीयूष गोयल का यह बयान, ये तो साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप के लिए कड़ा संदेश है। बिल्कुल, देखिए ये एक अग्नि परीक्षा है भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी। भारत पे इतने दबाव बनाए जा रहे हैं। देखिए 50% का टैरिफ कोई कम नहीं होता, ये बहुत ज्यादा होता है। अब इसके आगे आप क्या बढ़ाएंगे? आप 500% कर दीजिए। जो नुकसान होना है वो तो भारत का हो ही रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने इस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है, दो मांगे हैं उनकी। पहले तो कि रूस से जो तेल है आप बिल्कुल बंद कीजिए, और दूसरे आप जो अपनी मार्केट है, खास करके जो एग्रीकल्चर का मार्केट है और जो डेयरी का मार्केट है, इसको आप खोलिए। नरेंद्र मोदी ने यह कहा, और देखिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, भारत को छोड़ करके और कुछ हद तक ब्राजील को छोड़ करके, जो ट्रंप के सामने इस तरह से सीना तान करके खड़ा हो। देखिए ट्रंप ने क्या किया, उसने अपने मित्र देशों को भी नहीं छोड़ा है। वो इस तरह का स्वार्थी व्यक्ति हो गया है। उसने जापान को नहीं छोड़ा, इंडोनेशिया को नहीं छोड़ा, यूरोपियन यूनियन को नहीं छोड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई हम इसकी कीमत चुकाएंगे। और भारत ने क्या किया है, वो ऑल्टरनेट मार्केट एक्सप्लोर कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड डील की बातचीत चल रही है, और यूरोप को कम से कम इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि यूरोप ने कहा कि भाई हम ट्रंप के पिछलग्गू नहीं बनेंगे। ठीक है, रूस से तेल का जो आयात है वो एक मुद्दा है, लेकिन इसको लेकर के हम भारत को पनिश नहीं करेंगे, पिनलाइज नहीं करेंगे। लेकिन ट्रंप ने सीधे सीधे भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। पीयूष गोयल का यह स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तमाम दबाव के बावजूद, अभी आपने देखा होगा ट्रंप ने दिवाली के दिन कह दिया कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हो गई है और उन्होंने कह दिया है कि हम तेल नहीं खरीदेंगे। और बाद में जब भारत के अधिकारियों से पूछा गया, उन्होंने कहा तो भाई हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। एमईए ने कहा कि जहां तक तेल खरीदने की बात है हम वही करेंगे जो हमारे हित में होगा। तो ट्रंप के दबाव को भारत ने पूरी तरह से नकार दिया है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा है कि वो चाहे यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, वो दबाव दे करके गन पॉइंट पे, आपकी कनपट्टी पे गन लगा करके आप हमसे कोई ट्रेड डील करवा लीजिएगा, ये मत सोचिए, क्योंकि ये पहले की सरकार नहीं रही। भारत में इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार है और आप दबाव डाल करके इस तरह के किसी भी एक पक्षीय ट्रेड डील पे साइन करने के लिए हमें मजबूर नहीं कर सकते। आइए मिलकर बैठ के बात करते हैं और दोनों देशों के हित में जो है वो करते हैं। ये कैसे हो सकता है भाई कि आप हमें एक तरफा हमें दबाएंगे और किसी ट्रेड डील पे साइन करने के लिए मजबूर करेंगे। और दूसरी बात, भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक नीति है। आप टर्म डिक्टेट नहीं करेंगे कि हम तेल किससे खरीदें किससे नहीं खरीदें, वो फैसला भारत करेगा इस बेसिस पर कि भारत का फायदा किधर है। हमें सस्ता तेल जहां से मिलेगा वहां से हम खरीदेंगे। भारत ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम अमेरिका से भी तेल खरीदेंगे, हम खरीदने को तैयार है, लेकिन रूस से तेल ना खरीदें इस पर हम अग्री नहीं करेंगे। और जहां तक एग्रीकल्चर सेक्टर की बात है, नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई हम अपने किसानों की पीठ में छुरा नहीं भोंक सकते, चाहे जितनी भी कीमत में चुकानी पड़े हम चुकाएंगे। इसलिए पीयूष गोयल का जो स्टेटमेंट है वो फिर से नरेंद्र मोदी की उस पॉलिसी को आउटलाइन करता है, अंडरलाइन करता है, जो उन्होंने स्पष्ट रूप से डोनाल्ड ट्रंप को बता दी है। जी, बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ पर भारत ने साफ संदेश दिया कि दुनिया के सबसे बड़े बहुपक्षीय मंच यानी कि मल्टीलेटरल फोरम में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि संघर्ष और अविश्वास के इस दौर में शांति की जरूरत पहले से कहीं अधिक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम साबित हो रहा है। उन्होंने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान को आतंकवाद पर दोहरे रवैया के लिए घेरा तो अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों पर भी अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए। जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऑल इज नॉट वेल विद द यूएन, मतलब यूएन में सब कुछ ठीक नहीं है। उनके मुताबिक वैश्विक मंच पर बहस अब अत्यधिक ध्रुवीकृत हो चुकी है और कई बड़े निर्णय दुनिया की वास्तविक जरूरतों और भू राजनीतिक प्राथमिकताओं को प्रतिबंधित नहीं करते। जयशंकर का संदेश कितना बड़ा है? देखिए, जयशंकर ने यह जो कहा कि यूएन जो है अब एक तरह से अप्रासंगिक हो चुका है, क्योंकि वो कोई भूमिका निभा नहीं रहा है। अब देखिए ना, गाजा में लड़ाई चल रही है, यूएन ने क्या किया? कुछ नहीं किया। यूएन ने तो कुछ नहीं किया ना। या जो रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है, रूस और यूक्रेन का, उसमें यूएन ने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया।
तो उसकी वजह यह है कि वहां पे इस तरह का ग्रुपिज्म हो गया है। अब देखिए वहां पे दो ग्रुप बन गए हैं, एक चाइना का ग्रुप है, दूसरा अमेरिका का ग्रुप है, जिसमें कि वो सारे G7 वाले देश हैं, और चाइना अकेले भी वहां पे उसने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है कि ये एक स्टेलमेट वहां पे हो गया। और ये वजह है कि पोलराइजेशन इतना ज्यादा है, जिसकी तरफ जयशंकर ने इशारा किया। यूनाइटेड नेशंस का काम क्या था? यूनाइटेड नेशंस का काम यह था कि दुनिया में जहां भी इस तरह के स्पॉट्स हैं, जहां पे लड़ाइयां हो रही हैं, जहां पे युद्ध हो सकता है, जहां पे किसी को दबाया जा रहा है, वहां पे वो जाता और वहां पे जाकर के उन मामलों को सॉल्व करता। दुनिया का हर देश ये कहता है कि भाई यूनाइटेड नेशंस अपनी इस रोल में पूरी तरह से असफल हुआ है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि गाजा में लड़ाई इतने दिनों से चल रही है, जो फिलिस्तीन का हमास का मुद्दा है, यूएन उसको सॉल्व नहीं कर पाया। रूस यूक्रेन का युद्ध इतने दिनों से चल रहा है, यूएन का वहां पे कोई रोल नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी बात जयशंकर ने कही कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस में ये जो आतंकवाद है उसको भी लेकर के एक राय नहीं है, और जिस तरह से कुछ देशों ने बिना नाम लिए, उन्होंने कहा, इशारा बिल्कुल चीन की तरफ था और पाकिस्तान की तरफ था, कि उन लोगों ने आतंकवादियों को भी एक तरह से सपोर्ट किया है, वो शर्मनाक है। अब आप याद कीजिए कि जब भारत में पहलगाम की घटना हुई तो एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था TRF, द रेसिस्टेंस फ्रंट, जिसने पहले उसकी जिम्मेदारी ली। भारत ने कहा कि इसको बैन करो, चीन था वो उसके पीछे खड़ा हो गया, उसने कहा कि भाई सीधे सीधे तो इसका नाम ही नहीं है। ये पाकिस्तान के प्रॉप करने पे, पाकिस्तान के कहने पे चीन ने कहा कि TRF को हम बैन नहीं कर सकते क्योंकि उसका सीधे सीधे कोई हाथ दिख नहीं रहा है। अब आप सोचिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिम्मेदारी ले रहा है, बाद में पाकिस्तान ने क्या किया कि TRF को फोर्स किया कि भाई तुमने गलत बात कह दी, अपना बयान वापस लो। तो TRF अपनी बात से मुकर गया, लेकिन वो तो दबाव था ना, हर किसी को दिखा। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ये जिम्मेवारी ले रहा है कि इस तरह की आतंकी घटना को हमने अंजाम दिया है, तो उसमें शक व शुबा की गुंजाइश कहां पे है? तो पाकिस्तान और चीन ने मिल करके वहां पे एक षड्यंत्र किया और TRF के खिलाफ जो सैंक्शन लगने थे उसको उन्होंने नहीं लगने दिया। तो क्या यूनाइटेड नेशंस को नहीं दिखता कि भाई पहलगाम में इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई है, लोगों को नाम पूछ करके, उनका धर्म पूछ करके उनको मारा गया है, और ये तमाम प्रमाण है, भारत की जो NIA है उसके पास तमाम प्रमाण है कि जो आतंकी आए थे वो पाकिस्तान से आए थे, और उसके बावजूद यूनाइटेड नेशंस ने उनको प्रतिबंधित नहीं किया, TRF को सैंक्शन नहीं किया। तो इसलिए जयशंकर ने कहा कि ऑल इज नॉट वेल विद इन द UN, क्योंकि UN की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि दुनिया में ऐसी चीजों को रोकना, आतंक को रोकना, न वो युद्ध को रोक पा रहा है, न वो ऐसे आतंकी संगठनों को पिनलाइज कर पा रहा है। तो ये तो यूनाइटेड नेशंस की बहुत बड़ी विफलता है, और इसलिए इसमें एक सटल मैसेज ये भी है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका भी एक्सपेंशन होना चाहिए, क्योंकि वहां पे अब इस तरह का ग्रुप बन गया है कि कोई मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रहा है। वो लोग पोलराइज हो गए हैं। अब अमेरिका कुछ कहेगा तो चीन विरोध करेगा, चीन कुछ कहेगा अमेरिका विरोध करेगा। तो अब वक्त आ गया है कि उसको भी फिर से रीस्ट्रक्चर किया जाए, उसको एक्सपेंड किया जाए, और भारत और ब्राजील जैसे जो देश हैं उनको उसमें शामिल किया जाए, वो मोर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विजेता थे वो लोग सिक्योरिटी काउंसिल में आ गए। और एक तो नेहरू की गलती थी, जब चाइना की जगह पे भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल किया जाना था, ऑफर मिला था, लेकिन नेहरू जी चीन प्रेम में इस तरह से उस वक्त डूबे हुए थे कि उन्होंने उस ऑफर को स्वीकार नहीं किया। आगे चल करके 62 का युद्ध भी हुआ, तो चीन ने जो सबक सिखाया नेहरू को वो तो सिखाया, लेकिन भारत उस अवसर को भारत ने खो दिया। अब एक बार फिर से भारत को यह बताना पड़ रहा है कि UNSC जो है बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस किया जाए और भारत जैसे देशों को उसमें रिप्रेजेंटेशन मिले। इसलिए भी जयशंकर ने कहा कि UN में सब कुछ ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। कनाडा अब धीरे धीरे भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय दिख रहा है। इसके संकेत मिले हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी फरवरी में भारत यात्रा पर आ सकते हैं। इस दौरान उनका लक्ष्य न केवल भारत के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करना है, बल्कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI समिट में भी भाग ले सकते हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और कनाडा के बीच में व्यापारिक आर्थिक सहयोग और मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड डील पर भी आगे बढ़ने की संभावना है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में स्थगित कर दिया गया था। कार्नी इंडिया आ रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो झटका होगा ही, लेकिन मैं इससे पहले आपको यह बताऊं कि कनाडा की जो स्थिति है वो आज क्यों है। देखिए, ये हम लोग व्यक्तिगत जीवन में भी कहते हैं और ये सब जगह लागू होता है कि आपको किसी का पिछलग्गू बन के नहीं रह जाना चाहिए। अगर आप किसी का पिछलग्गू बन जाते हैं तो फिर वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। अब कनाडा और अमेरिका के बीच में संबंध कुछ इसी तरह के हैं। समस्या क्या है
कि कनाडा का जो 75% एक्सपोर्ट है, 75% वो अमेरिका को जाता है। मतलब जो भी पैसा उनका आ रहा है वो अमेरिका से आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस कमजोरी को बखूबी समझते हैं, उन्होंने उसका हाथ ऐटा हुआ है। अब कनाडा करे तो क्या करे, वो छटपटा रहा है, वो अपने लिए ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढ रहा है कि अगर अमेरिका हमें अपने मार्केट का एक्सेस नहीं दे रहा है तो हम दूसरे मार्केट में जाकर के अपना सामान बेचें। अभी लेटेस्ट खबर यह है कि जो ट्रेड डील हो रही थी अमेरिका और कनाडा के बीच में, उसको ट्रंप ने रोक दिया है। क्यों रोका? एक ऐड आया है कनाडा में, ये ट्रंप जो सब पे टैरिफ लगा रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड एक ऑडियो विजुअल ऐड है जिसमें रोनाल्ड रीगन जो उनके राष्ट्रपति होते थे उनको दिखाया जा रहा है ये कहते हुए कि ये जो टैरिफ है ये सही पॉलिसी नहीं है। एक्सेसिव टैरिफ जो है वो अंत में आपको ही हर्ट करेगा, क्योंकि देखिए टैरिफ कौन पे करता है? आप आज कह रहे हैं कि भारत को 50% टैरिफ हम लगाएंगे या लगा रहे हैं, तो टैरिफ भारत तो पे नहीं करता ना, वो तो जो आपके कंज्यूमर्स हैं वो पे करेंगे। तो उस एड में हालांकि जो रीगन फाउंडेशन है उसका ये कहना है कि सेलेक्टिवली उनके ऑडियो और वीडियो को यूज किया गया। वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो ऑडियो वीडियो है वो गलत है, फेक है, ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सेलेक्टिवली यूज हुआ है। जो अभी वो रीगन उसमें ये कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई ये जो टैरिफ है इसको आप वेपनाइज नहीं कर सकते, हथियार की तरह आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अंत में ये आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। अब इसको आधार बना करके डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ सारी बातचीत को, ट्रेड की बातचीत को रोक दिया। मतलब ये संबंध अभी और बिगड़ेंगे। ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि कनाडा जो बाहर मार्केट एक्सप्लोर कर रहा है, भारत उसको एक बहुत बड़ा मार्केट दिख रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि कुछ बैगेज है जस्टिन ट्रूडो के वक्त का, और ये जो वहां पे खालिस्तानी है जिन्होंने कनाडा में एक अपना बहुत बड़ा एक तरह से एम्पायर बना करके रखा हुआ है, और जो निज्जर की हत्या हुई उसको लेकर के चूंकि जस्टिन ट्रूडो ने अपने संसद में खड़े होकर के कह दिया कि भारत के खिलाफ क्रेडिबल एलिगेशंस हैं, वहां से रिश्ते खराब हुए। बाद में खबर यह भी आई कि यह सब कुछ उन्होंने अमेरिका के कहने पे किया, क्योंकि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाना चाह रहा था और वो पिछलग्गू बने हुए थे, उन्होंने भारत के साथ अपने रिश्ते को खराब कर दिया। खैर वो एक बहुत बुरा दौर था। अब जो नई सरकार वहां पे आई है कार्नी की, और इस वक्त उनकी जो विदेश मंत्री अनीता आनंद वो भी भारत आई थी, भारतीय मूल की हैं, उनकी अच्छी बातचीत हुई है जयशंकर के साथ, प्रधानमंत्री से भी वो मिली थी। अब खबर ये आ रहा है कि अगले साल AI का जो सम्मेलन हो रहा है उस पर माइक कार्नी को बुलाया गया है, वो यहां आएंगे। ट्रेड पे भी फिर से बातचीत शुरू होने वाली है। अब क्या है, आज की तारीख में कनाडा को भारत की जरूरत ज्यादा है, उसको मार्केट चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने मार्केट का एक्सेस रोक दिया है। खैर अगर ये बात भी है, देखिए कनाडा एक इंपॉर्टेंट देश है, बहुत सारे भारतीय वहां रहते हैं, सिख वहां बहुत ज्यादा रहते हैं, हिंदू भी हैं वहां पे, संबंध अच्छे होने चाहिए। अब हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि माइक कार्नी कम से कम उस चीज को सुधारेंगे, वहां पे खालिस्तानियों को जो फ्री हैंड दे रखा है कि वो हमारे एम्बेसडर को धमकाते हैं। अभी दिनेश पटनायक जो नए एम्बेसडर हमारे गए, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग डर के साए में रहते हैं, हमें वो धमकाते हैं। वहां पे ऐसे पोस्टर्स लग जाते हैं कि नरेंद्र मोदी की हत्या कर दो, भारत के एम्बेसडर की हत्या कर दो। तो चूंकि खालिस्तानियों पे जो लगाम लगाना चाहिए वो जस्टिन ट्रूडो के समय से नहीं लग रही है, और पीछे जाए तो उनके पिता की तरफ से नहीं लग रही है, जब उनके पिता प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि माइक कार्नी जो भारत विरोधी तत्व हैं, खास करके जो खालिस्तानी हैं, उन पे अंकुश लगाएंगे। क्योंकि अगर भारत के साथ संबंध अच्छे करने हैं, अगर माइक कार्नी ये चाहते हैं कि इंडियन मार्केट का एक्सेस उनको मिले, तो भारत के जो कंसर्न है, जो सेंसिटिविटीज है, उन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। खालिस्तानियों की नकेल कसनी पड़ेगी, और उसके बाद वो आए भारत के साथ व्यापार करें, बड़ी अच्छी बात है। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर माइक कार्नी यहाँ आते हैं, जिसकी संभावना बन रही है, तो भारत और कनाडा के संबंध फिर से सामान्य हो जाएंगे। वो जस्टिन ट्रूडो के उस बयान से पहले जो संबंध थे वैसे ही हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।